नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर में दम है। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पेड़ पौधे हरियाली सुकून देते हैं, लेकिन सियासत को मुद्दा चाहिए। एमपी में दिनों पौधारोपण भी मुद्दा है। कांग्रेस प्रदेश सरकार पर पौधारोपण के नाम पर घोटाले का आरोप लगा रही है, तो सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए हिसाब देने को तैयार है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वैसे तो पेड़ ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, जो आम आदमी के लिए प्राणवायु होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में पेड़ सियासत का ऑक्सीजन साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार लगातार वृक्षारोपण करके पर्यावरण सुधारने की बात कर रही है, लेकिन उसके उलट अगर बात कांग्रेस की करें तो वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उसमें भारी संख्या में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एमपी में हरियाली को लेकर सियासत का दौर जारी है। कांग्रेस प्रदेश की सरकार पर पौधारोपण के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर हरियाली नजर नहीं आ रही। कांग्रेस नर्मदा किनारे रोपे गए पौधों का सरकार से हिसाब मांग रही है। देखिए, प्रश्न वृक्षारोपण पर नहीं, उससे जुड़ा भ्रष्टाचार पर है। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले हमने देखा था कैसे 6.5 करोड़ साहब पौधे लगाए जाएंगे मां नर्मदा के किनारे, और उसमें किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ था ये हमने देखा। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पेड़ काटे गए हैं उसमें किस तरीके की चीजें हुई हैं। केंद्र की और राज्य की सरकार ने मिलकर के जो कृत्य किए हैं पर्यावरण बिगाड़ने के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कई ऐसे मामले हैं जिस पर कि प्रदेश सरकार को शर्मसार होना चाहिए। तो हमारा वृक्षारोपण के खिलाफ कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये जो सरकार वृक्षारोपण के नाम पर घोटाले कर रही है, प्रदेश में फॉरेस्टेशन को कम कर रही है, उसको लेकर के हमारा विरोध है और इसको विरोध को हम कायम रखेंगे। बीजेपी ने प्रदेश में 75 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को अगर पौधारोपण का हिसाब चाहिए तो हिसाब देने के लिए हम तैयार हैं। मंत्री भरत सिंह कुशवाहा का कहना है कि किसी भी पटल पर पौधारोपण की जानकारी देने के लिए तैयार है। देखिए, ये सरकार समाज हित में, प्रदेश हित में जो भी निर्णय होंगे वो करेगी। कांग्रेस का काम है आरोप प्रत्यारोप करना। इसमें कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। आप वो इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं, जब कोरोना की भीषण दौर चल रहा था और कोरोना जैसे संक्रमण से हमारा देश और प्रदेश सभी लोग जूझ रहे थे, जिस तरह से ऑक्सीजन की जो कमी महसूस हो रही थी, वो निश्चित रूप से हम प्रदेश को हरा भरा बनाने में, लोगों को शुद्ध हवा मिले, ऑक्सीजन शुद्ध मिले, छाया मिले, अधिक वर्षा हो, इसके लिए वृक्षों को लगाना बहुत आवश्यक है। माने हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी प्रतिदिन एक पौधा रोपित करते हैं। प्रदेश में ये संदेश है और जितने भी वृक्षारोपण हुए हैं और आगे होंगे, इसको हम जारी रखेंगे। और अगर कांग्रेस को कोई आपत्ति है तो कांग्रेस उस आपत्ति को सदन के अंदर लिखित में कोई शिकायत करे। अगर कहीं कोई दिक्कत कांग्रेस को लग रहा है कि वृक्षारोपण नहीं हुआ है तो वहाँ की भी हम जांच करा लेंगे। सीएम शिवराज लगातार लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करते रहे हैं और खुद भी सीएम रोज एक पौधा भी लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी घोटाला नजर आ रहा है और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन एमपी में पेड़ सियासी ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। पौधारोपण के नाम पर सियासत, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। न्यूज़ 18 भोपाल। जनता के साथ नेताओं को कार्यकर्ताओं की याद आने लगे तो समझिए इलेक्शन की तैयारी है। एमपी में इलेक्शन से पहले पार्टियों को कार्यकर्ताओं की याद आ रही है। जिन नेताओं के पास कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए टाइम नहीं होता था, उनके पास अब समय ही समय है। देखिए, मुझे डायरेक्ट बिल्कुल संकोच नहीं करें, डायरेक्ट मोबाइल से बात करें। जो कार्यकर्ता हमारे बूथ लेवल के, ब्लॉक लेवल के, जिला लेवल के, प्रदेश लेवल के, सबकी अपनी अपनी जो विचार हैं, उसके आधार पे जो समय का निर्धारण होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए हमेशा रेडी,
प्रदेश में कार्यकर्ताओं से न मिलने की नाराजगी झेलने वाले नेता इलेक्शन से पहले बदले नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के लिए नेताजी की उपलब्धता अब बढ़ गई है। कार्यकर्ताओं को इस बात की शिकायत रहती थी कि मंत्री नेता मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन चुनाव को नजदीक देख बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के सुर बदल गए हैं। नेता कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहने की बात कह रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष बने नारायण सिंह कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने की बात कही। नेताजी को चिंता अगले विधानसभा चुनाव की है और चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग की कमान संभालने वाले नारायण सिंह कुशवाहा आसानी से उपलब्ध होने की बात कह रहे हैं। मुझे डायरेक्ट बिल्कुल संकोच नहीं करना है, डायरेक्ट मोबाइल से बात करें। केवल सुबह 9 और 10 बजे एक डेढ़ घंटे का समय जरूर व्यस्त रहता है दिनचर्या के कामों में। सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में बात कर सकते हो, रात को 12 बजे तक बात कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल डेढ़ घंटे का समय आप निकाल दो। उस समय भी आपका अगर मोबाइल आएगा, वेटिंग में रहेगा, तो मैं दोबारा पलट के फिर आपको लगाऊंगा, पर कुछ 1-1.5 घंटे बाद लगाऊंगा। मिस कॉल में मुझे मिल जाएगा तो बिल्कुल लगाऊंगा, पर कहीं मेरा ये निवेदन ये नहीं करें कि हमने टेलीफोन लगाया और नहीं मिला, या कहीं बाई चांस हम कहीं बैठक में हैं तो नहीं बात कर पाए, पर मिस कॉल एक ही देना वो बहुत है। अब मैंने देखा कि कई लोगों के दनादन घंटियां 8-10 बार। अरे इतने बेशरम लोग नहीं है, अपन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अपन कांग्रेस के थोड़े के जो है शर्मदार लोग हैं अपन। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, अब और आसानी से उपलब्ध होंगे। पार्टी के निर्देश हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई होनी चाहिए। जनता पार्टी में तो यूं भी चाहे नेता मंत्री भी जो है वो भी पार्टी का कार्यकर्ता है, सहजता के साथ उपलब्ध होता है। यहाँ उनका कार्यालय भी आना जाना होता है और अपने निवास पर भी वो मिलते हैं। उसके लिए कुछ अलग से तय करने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो सब उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव के नजदीक आने से सिर्फ बीजेपी को ही कार्यकर्ताओं की चिंता सता रही है। कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कार्यकर्ताओं के लिए आसानी से उपलब्ध रहने की बात कह रहे हैं। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस आदिवासी वर्ग के अध्यक्ष बने ओमकार सिंह मरकाम तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात का गणित तक समझा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हमारे बूथ लेवल के, ब्लॉक लेवल के, जिला लेवल के, प्रदेश लेवल के, सबकी अपनी अपनी जो विचार हैं उसके आधार पे जो समय का निर्धारण होना चाहिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि हमारे जो ब्लॉक लेवल, जिले लेवल के लिए जो हमारे पदाधिकारी हैं, देखिए अगर अध्यक्ष चाहे कि मैं सभी बूथ लेवल तक उपलब्ध हो जाऊं तो ये असंभव वाली बात होती है। हमारा जो टीम है जिसमें मेरे साथ 3 उपाध्यक्ष हैं और जो हम पदाधिकारी बनाएंगे, उनका सीधा एक नेटवर्किंग हम तय करेंगे ताकि लोगों की ये शिकायत दूर हो सके। कार्यकर्ताओं के बिना इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, ये बात नेताओं को बखूबी पता है। ऐसे में जनप्रतिनिधि ही नहीं, पार्टी से जुड़े संगठनों में बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले नेता भी कार्यकर्ताओं को अब आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। देश में मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार सरकार पर मुफ्त की रेवड़ी के मुद्दे पर हमला बोल रही थी, लेकिन इसका जवाब दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता में रेवड़ी बांटने का ख्वाब दिखाकर वोट लिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जनता का सरकारी खजाने पर हक होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या गरीबों को उनका हक देना रेवड़ी बांटना है। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया है कि हम छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल खोल रहे हैं, गोबर खरीद रहे हैं, किसानों का जीवन उन्नत कर रहे हैं, तमाम वो सुविधाएं दे रहे हैं जो उनका हक है, और किसानों के लिए, आम लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, क्या उसको बीजेपी रेवड़ी बांटना कह रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि रेवड़ी बांटना तो मुझे वो लगता है जो एक तरह से जुमला दिया गया था कि हर किसी के खाते में 15-15 लाख दिए जाएंगे, और ये बोल करके सत्ता में आया गया।
मुफ्त की रेवड़ी में छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती जा रही है। इस मुद्दे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। दरअसल इससे पहले बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने प्रदेश सरकार पर मुफ्त की रेवड़ी बांटने का आरोप लगाया था। बीते 27 अगस्त को अजय चंद्राकर ने सीएम को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आपकी रेवड़ियों से समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इससे पहले 12 अगस्त को भी अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया था। रेवड़ी कल्चर पर बहस के लिए समय की मांग की थी। अब इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार कर दिया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता का सरकारी खजाने पर हक होता है। सीएम भूपेश बघेल ने सवाल किया कि आखिर रेवड़ी का मतलब क्या होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जनता में रेवड़ी बांटने का ख्वाब दिखाकर वोट हासिल किया है। क्या किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि दे रहे हैं, उसे रेवड़ी समझ रहे हैं? क्या गरीबों को 35 किलो चावल हर परिवार को प्रति माह दे रहे हैं, उसे रेवड़ी कह रहे हैं? क्या बिजली बिल आधा सब परिवार को, छत्तीसगढ़ के लोगों के 41 लाख से अधिक परिवार को मिल रहा है इसका लाभ, क्या इसको वो रेवड़ी कर रहे हैं? क्या मजदूरों को 7,000 रुपया सालाना हम दे रहे हैं, उसको रेवड़ी कर रहे हैं? क्या गोबर खरीदी कर रहे हैं, उसे वो रेवड़ी कर रहे हैं? और रेवड़ी तो वो है कि आपको ये रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, वो तो रेवड़ी दिखा कर आपसे वोट ले लीजिए। उधर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का जवाब आया है। नारायण चंदेल ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक कुप्रबंधन है, कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। देखिए, जब से भूपेश सरकार आई है विकास का काम ठप है। कोई काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है, चाहे वो नगरीय निकाय में हो या ग्रामीण क्षेत्र में। विकास की एक भी ईंट इस भूपेश सरकार ने नहीं रखी। आज जितना काम हो रहा है वो केंद्र शासन के पैसे से हो रहा है, उसकी राशि से हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के ज़माने में आर्थिक कुप्रबंधन है। सारी अर्थव्यवस्था यहाँ की गड़बड़ा गई है। 51,000 करोड़ रुपए के कर्जे में ये सरकार करा रही है। कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए इस सरकार को कर्जा लेना पड़ता है। विकास तो कोसों दूर है। दरअसल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है, जो देश के लिए बहुत ही घातक है। पीएम ने इस रेवड़ी कल्चर से सावधान रहने की बात की थी। पीएम के इस बयान के बाद से देश में रेवड़ी कल्चर पर बहस छिड़ी हुई है। जाहिर तौर पर कांग्रेस रेवड़ी का मतलब कुछ और बता रही है, बीजेपी रेवड़ी का मतलब कुछ और बता रही है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में और रेवड़ी पर किस तरीके के बयान आते हैं। जाहिर तौर पर आने वाले समय पर इस पे राजनीतिक बयानबाजी भी और तेज होगी। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से बातचीत और आश्वासन के बाद अपनी बेमियादी हड़ताल खत्म कर दी है। हड़ताल के दौरान बीजेपी का पूरा सपोर्ट कर्मचारियों को मिलता रहा, लेकिन सरकार के पैंतरे के आगे बीजेपी का सपोर्ट नहीं टिक सका और हड़ताल खत्म कर कर्मचारियों ने सोमवार से काम पर लौटने का ऐलान कर दिया। कर्मचारियों की हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी है। डीए और एचआरए की मांग को लेकर प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी लामबंद हो गए और बेमियादी हड़ताल पर चले गए। हड़ताल भी ऐसी कि पूरे प्रदेश भर का सारा कामकाज ठप हो गया और इस दौरान कई सियासी दांवपेच भी इस हड़ताल के साथ जुड़े रहे। जहां विपक्ष का पूरा साथ कर्मचारियों को मिला, तो वहीं सत्ता पक्ष में सूबे के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे की मध्यस्थता के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में एक बार फिर से रौनक लौटने वाली है। प्रदेश में कर्मचारी सोमवार से काम पर वापस लौट जाएंगे। सूबे के कृषि मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कर्मचारियों और सरकार के बीच मध्यस्थता की पहल की और सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर कृषि मंत्री ने अपने बंगले पर कर्मचारी नेताओं से बात की और मंत्री के बंगले में ही कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। हड़ताल पर समझौता कुछ मांगों के साथ हुआ, मसलन फौरन 6% महंगाई भत्ता, दिवाली के पहले 3% महंगाई भत्ता और बढ़ाने का आश्वासन, जुलाई से भत्ते का एरियर, गृह किराया भत्ता पर कमेटी और हड़ताल की अवधि की छुट्टी की एडवांस मंजूरी। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अपील आया था, आम जनता की समस्या को देखते हुए जो उन्होंने अपील की और लगातार मीडिया के माध्यम से वो बोल रहे हैं कि आम जनता और स्कूलों में पढ़ाई, इन सब को देखते हुए आप वापस लौट जाइए।
आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, उनका जो अपील है उसको हम स्वीकार करते हैं। कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर सियासत शुरू से ही जुड़ी रही है। बीजेपी ने कर्मचारियों का खुलकर सपोर्ट किया तो कांग्रेस ने हड़ताल का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा। अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि कर्मचारियों ने दबाव में हड़ताल खत्म की है। ये अधिकारी और कर्मचारी के साथ ये सरकार जो है वो छल कर रही है, धोखा कर रही है। अधिकारी कर्मचारी की मांगों का भारतीय जनता पार्टी पूर्ण समर्थन करती है। उनकी मांग जायज है, न्याय उचित है और उन्होंने अल्टीमेटम देके आंदोलन किया था। पहले भी आंदोलन हुए थे और 22 तारीख से निरंतर उनका आंदोलन जारी था और बलपूर्वक दमनकारी नीतियों को अपना करके उनके हड़ताल को उन्होंने स्थगित कराया है, जो प्रजातंत्र में उचित नहीं है। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कर्मचारियों को बीजेपी का साथ रास नहीं आया। मैंने तो अपील किया था, भारतीय जनता पार्टी तो बोले थे कि आप हड़ताल जारी रखें, हम साथ में हैं, तो शायद वो रास नहीं आया, वो तो वही बताएंगे। इसलिए ये सवाल मुझे नहीं बल्कि कर्मचारी संगठनों से पूछा जाना चाहिए। काम में लौट गए ना, हड़ताल तो कभी भी किया जा सकता है, कभी भी करते हैं लोग। हड़ताल अब समाप्त हो गया है, काम पे लौट गए हैं, मुझे बस इतनी जानकारी है। हड़ताल खत्म होने के बाद अब कर्मचारियों की निगाहें सरकार की ओर हैं। सरकार की निगाह कर्मचारियों पर हैं, लेकिन इस बीच कई और आंदोलनों की सुगबुगाहट होने लगी है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी हड़ताल जरूर खत्म कर दी है, लेकिन इस बीच अनियमित कर्मचारी अब लामबंद होकर हड़ताल पर आ गए हैं और ऐसी स्थिति में अब सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। 2023 में चुनाव है और चुनावी साल होने की वजह से कर्मचारी संगठनों की उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। लिहाजा सभी वर्गों को संतुष्ट करना सरकार के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती है। देखना ये होगा कि 2023 में वाकई प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो किसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। जबलपुर के युवा इन दिनों एक हनी ट्रैप क्वीन से परेशान हैं। इस हुस्न परी के जाल में फंसे शख्स को या तो जेब ढीली करनी पड़ती है या सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, लेकिन ये शातिर हसीना अब खुद कानून के जाल में फंसी है। हनी ट्रैप का क्या है ये हैरान कर देने वाला मामला, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में एक बार फिर हनी ट्रैप क्वीन सुर्खियों में आई है। इस बार इस हनी ट्रैप क्वीन ने शिकार बनाया है टैक्स कंसल्टेंट को। अब तक कुल 5 युवकों पर रेप के एफआईआर दर्ज करवा चुकी हनी ट्रैप क्वीन इस बार 6वें शिकार में थी, लेकिन वो अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो सकी। उल्टा टैक्स कंसल्टेंट युवक ने युवती के खिलाफ जिला अदालत में परिवाद दायर किया, जिसके बिना पर अदालत ने एक मुकदमा एक्सटॉर्शन का युवती पर दर्ज किया है। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती, प्यार का झूठा ड्रामा और इसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल, जिसमें फंसे शख्स के पास 2 ही रास्ते होते हैं, पैसे दो या फिर जेल जाओ। जबलपुर की हनी ट्रैप क्वीन के काम करने का यही तरीका है। ये हुस्न परी शहर के रईसजादों को अपना निशाना बनाती है। इसने अपने जाल में अब तक 5 लोगों को फंसाया और उनसे लाखों रुपए ऐंठे। जो पैसे नहीं देता उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करा देती है। हनी ट्रैप की हकीकत सामने लाने हमने एक पीड़ित युवक से मुलाकात करनी चाहिए। हालांकि युवक तो कैमरे के सामने नहीं आया, लेकिन उसके पिता ने पूरी आपबीती सुनाई। जी हाँ, मेरे बेटे को भी इस हनी ट्रैप गैंग ने फंसाया गया था और इंस्टाग्राम से दोस्ती करती है लड़की। उसके बाद होटल वगैरह या कैफे वगैरह में मिलते हैं ये लोग। होटल में कुछ नहीं कहीं जाके होटल में वापस आने के बाद वो कहती है कि हमें इतना पैसा दे दो, नहीं तो मैं आपके लड़के को रेप के केस में फंसा दूँगा। ये लड़की अब तक 5 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करा चुकी है। हनी ट्रैप क्वीन के इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित परेशान होकर अदालत की शरण में पहुंचा, जहां उसने बताया कि ये दुष्कर्म का मामला रुपए ऐंठने के लिए दर्ज कराती है। महिला ने शहर के कई हाई प्रोफाइल लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाने के बाद ब्लैकमेलिंग की और अलग अलग थानों में दुष्कर्म के मामले भी दर्ज कराए। उन्होंने पहले 25 लाख रुपए से डिमांड चालू की थी कि 25 लाख रुपए हमको दो, ये तो मैं आपके लड़के को बिल्कुल 20 साल के लिए जेल के लिए अंदर करवा दूंगी। मैं ज्ञापन सौंपा कि भाई ऐसी बात है। तो फिर एसपी साहब ने संज्ञान लिया इस केस का जी और उन्होंने फिर जांच करवाई। मैं तो चाहता हूं कि भाई ये सब चीज़ें से सभी शहर वाले सजग रहे इस टाइप के केस से। आजकल बहुत ज़्यादा केस हो रहे हैं
इसकी भी हम पुलिस से कहेंगे जांच करें और दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। आरोपी ने अपने विवाहित होने की जानकारी छुपाकर अमन मेहता नाम के शख्स से शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन सही समय पर अमन और उसके परिवार को इसकी जानकारी मिल गई। इसके बाद इसने शादी के लिए दबाव डाला और शादी न करने पर दुष्कर्म के झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। इन धमकियों से परेशान होकर अमन मेहता ने कोर्ट की शरण ली, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस फैसले के बाद तमाम पीड़ित सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक पीड़ित के एडवोकेट ने एसपी कार्यालय जाकर हनी ट्रैप क्वीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। महिला द्वारा ऐसे पता नहीं संभ्रांत परिवारों के लड़कों को, बच्चों को फंसाकर उनसे जो पैसे ऐंठने की जो कार्रवाई सामने आई है, बहुत ही विडंबना भरी बात है आज हमारे सामने इस प्रकार की, क्योंकि ये उक्त महिला द्वारा पता नहीं आज हमारे पास साक्ष्य हैं। आज हमने एडिशनल एसपी महोदय को बताया कि उसने उक्त महिला ने 6-7 से पता नहीं कितने लोगों को पैसे ऐंठे मतलब, और दूसरा कि उसके ऊपर पहले भी केस लगे हैं और अभी भी केस चल रहे हो। एक तथाकथित महिला द्वारा जबलपुर के विभिन्न थानों में करीब 6 दुष्कर्म के मामले कायम करवाए हैं और उनमें से कुछ मामलों में इनके द्वारा माननीय न्यायालय में समझौता भी कर लिया गया है, जिसके द्वारा अधिवक्तागण द्वारा यह मांग की गई है कि सभी प्रकरणों की सूक्ष्मता से जांच करवाई जाए। अतः 6 प्रकरण के, जिसमें धामापुर के, तरवारा के, गोरखपुर के और एक डिंडोरी जिले का भी मामला है और महिला थाना जबलपुर का भी मामला है, सभी की जांच निष्पक्ष रूप से करवाई जाएगी। हनी ट्रैप क्वीन ने शहर के कई युवकों को अपने जाल में फंसाया है, जिनमें 5 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सोशल मीडिया पर उस युवती के खिलाफ मुहिम भी चलाई जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई न किया जाना कई सवाल खड़े करता है। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।